Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the short-term regulation of blood pressure. इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की, या फिर इसे आप बोल सकते हो रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं। पहली चीज़ कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था शॉर्ट टर्म रेगुलेशन या फिर नर्वस मैकेनिज्म। उसे हमने शॉर्ट टर्म इसलिए बोला था क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रेगुलेट कर रहा था, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट के अंदर तो कर ही लेगा। जनरली जो हमने देखा था कि हमने एक्सरसाइज की, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है, लेकिन 5 मिनट आप नॉर्मल बैठोगे तो आपका जो नर्वस मैकेनिज्म है उस चीज़ को नॉर्मल में लेकर आएगा, शॉर्ट टर्म में हो गया। पर्टिकुलरली ये जो मैकेनिज्म है ना, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट तो करेगा, लेकिन इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है कई बार कुछ मंथ लग जाए, इवन ये ईयर्स तक का टाइम भी ले सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। दूसरा वर्ड रीनल मैकेनिज्म। रीनल या फिर रेनल जो वर्ड है ना, ये आपका निकला है किडनी से, क्योंकि पर्टिकुलरली ये जो रेगुलेशन होगा किडनी के थ्रू होता है। आपकी जो किडनी है वो ही आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। दैट इज़ द रीज़न कि हम इसे रीनल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर भी कहते हैं ना, रीनल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके बाद आगे देखें तो जनरल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली आपका नर्वस मैकेनिज्म भी रेगुलेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका रोल भी रहता है जनरली भी, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में। मेन काम नर्वस का ही रहता है। ये पर्टिकुलरली आपका रेगुलेशन तब एक्टिवेट होता है जब नर्वस वर्क ना करे। अब नर्वस सिस्टम वाला वर्क कब नहीं करेगा, बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि व्हेन ब्लड प्रेशर एल्टेड स्लोली, कि आपका किसी भी एक पर्सन में उसमें ब्लड प्रेशर ऑल्टेड हो रहा। ऑल्टेड मतलब या तो डिक्रीज हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा, स्लोली बहुत ही धीरे धीरे, है ना। और कैसे हो सकता है, इन सेवरल डेज, या फिर आप बोल सकते हैं इन सेवरल मंथ या फिर सेवरल ईयर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, जैसे हम नॉर्मल लेके चलते हैं 120/80 mm ऑफ Hg, है ना। अब कोई भी एक 20 साल का पर्सन है या हम 22 साल का लेके चलते हैं, उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mm ऑफ Hg। 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक। अब इस पर्सन में कोई भी कंडीशन फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल धीरे धीरे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा। हम इंक्रीज वाला लेके चल रहे हैं ना, कि मान लो ये 120 था, अब एक दिन में इसका कितना हो गया 121, दूसरे दिन एक और बढ़ गया 122, फिर उसके बाद 123, ऐसे करके 130, धीरे धीरे हर 2 दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते। तो अब क्या हो रहा, मान लो आज है 120, ठीक है, और कल होता है 121। अब क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज है तो जनरली नर्वस सिस्टम इसको छोड़ देगा कि भाई इतना सा कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। 4 दिन बाद फिर ये और बढ़ गया 2, तब भी नर्वस सिस्टम सोचेगा यार कर तो इतना ही था, बस 1 mm ऑफ Hg बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये साल भर में कितना सारा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे सो नर्वस सिस्टम एडॉप्ट इट या फिर एडॉप्ट द एल्टर ब्लड प्रेशर। नर्वस सिस्टम इसे एडॉप्ट कर लिया कि नहीं यार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, मुझे रेगुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस सेंसिटिविटी को, जो सेंसिटिविटी थी ना, सो नर्वस सिस्टम लॉस दी सेंसिटिविटी फॉर चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। कि जनरली ये होता था कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो आपका नर्वस सिस्टम सेंसिटिव था कि इसे कम कर दो, कम तो ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे हुई है तो वो इस चीज़ को लॉस कर देगा। अब बोलोगे भैया एग्जाम्पल दो, ऐसे तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम देखें हमारी बॉडी में डेली ग्रोथ होती है, डेली ही चेंजेस होते हैं, लेकिन आप अपने आप को शीशे में देखोगे आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। जैसे अभी आप 10 दिन कंटिन्यू अपने आप को शीशे में देख लो, लगेगा नहीं यार हमारे अंदर तो कोई भी वैसे ग्रोथ नहीं हो रही, वैसे जैसे हम कल थे वैसे ही आज हैं, है ना, जैसे हम कल थे वैसे ही हम परसों हैं। लेकिन वही चीज़ मान लो आपने एक फ़ोटो खींच ली आज, अब 1 साल बाद आप अपनी फ़ोटो को देखना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ग्रोथ हो रही है। तो आप अगर डेली देखोगे तो आपको चेंजेस समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत ही माइनर अमाउंट में है, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आपने 1 साल बाद देखा कि नहीं यार यहाँ तो चेंजेस है, वही कंडीशन है, क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, नर्वस सिस्टम इसको अडॉप्ट कर देगा कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक समय ये आ गया कि अब इसकी एबिलिटी ही लॉस हो गई, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ऑल्टेड हो गया, या तो कम या फिर ज़्यादा। अब इस कंडीशन में क्योंकि ब्लड प्रेशर को तो रेगुलेट करना है, भाई ज़्यादा है तो भी दिक्कत है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है हार्ट डैमेज के, कम है तो भी दिक्कत कि ब्लड फ्लो ही नहीं मिल रहा प्रॉपर। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए अब आपका रीनल जो मैकेनिज्म है ना वो ज़्यादा ऑपरेट होगा। ऑपरेट तो तब भी था
लेकिन अब क्या हो जाएगा, इट वर्क एफिशिएंटली, अब ये बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा क्योंकि इसे पता चल गया कि नर्वस रेगुलेट नहीं कर रहा, मुझे ही रेगुलेट करना है। सो दैट इज द रीजन कि हमने से बोला लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसको देखो एक्टिवेट होने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा कि साल भर लग रहा। CMS जब ये फंक्शन करेगा तो भी धीरे धीरे रेगुलेट करेगा, दैट इज द रीजन लॉन्ग टर्म। और किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, तो हमने बोला रीनल मैकेनिज्म। अब जो आपकी किडनी है वो इस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं दो एक्शन से। पहला जो एक्शन है बाय रेगुलेटिंग ECF वॉल्यूम, कि आपकी ECF वॉल्यूम को रेगुलेट। ECF वॉल्यूम क्या, वैसे तो सारी चीज़ें मैंने बताई कि आपका इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, लेकिन ECF वॉल्यूम को अगर जनरली समझना है तो समझ लो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर वॉल्यूम है ना, बस ये समझ लो, ECF वॉल्यूम मतलब वाटर वॉल्यूम। इसके साथ साथ थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो पहले हम देखते हैं रेगुलेशन बाय ECF वॉल्यूम। अब पर्टिकुलरली ये जो रेगुलेशन है ये भी दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल है। मीन्स अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा तो भी उसे डिक्रीज करके नॉर्मल में लाएगा, और अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा तो भी उसे इंक्रीज करके नॉर्मल में लाएगा। हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर से, कि एक पर्सन है और उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा, नर्वस मैकेनिज्म की एबिलिटी लॉस हो गई है, सेंसिटिविटी लॉस हो गई है। अब पर्टिकुलरली किडनी को ही रेगुलेट करना है। किडनी एक काम करती है, दे एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। सिंपल सी बात है, किडनी का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बन रही है। तो यूरिन में मेनली है कि आपका वाटर, साथ ही साथ सॉल्ट, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, किडनी इसको ज़्यादा एक्सक्रीट करेगी। आप समझ सकते हो, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन, और जितनी ज़्यादा यूरिन बनेगी उतनी ज़्यादा बाहर जाएगी। यूरिन बाहर गई मीन्स उसके साथ साथ वाटर ज़्यादा बाहर गया। अब सिंपल सी बात है, ECF वॉल्यूम मैंने बताया था ना कि वाटर वॉल्यूम समझ लो, क्योंकि यूरिन के थ्रू वाटर ज़्यादा बह रहा मीन्स ECF वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा। ECF वॉल्यूम डिक्रीज मीन्स ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, क्योंकि ब्लड में खुद आपका 91-92% वाटर है। और ब्लड वॉल्यूम को हमने देखा था कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, क्योंकि ECF वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज इतना नहीं कि एकदम घट ही गया, नॉर्मल पे आ जाएगा, जो इंक्रीज था ना वो चीज़ नॉर्मल पे आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है ड्यूरिंग डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा, फिर से इस चीज़ को किडनी ही को करना है रेगुलेट, वो इस चीज़ को देखेंगे कि नहीं यार ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा। अब किडनी पर्टिकुलरली ये जो ECF वॉल्यूम था ना, इसको फिर से बढ़ाएंगी। वो कैसे होगा, बाय इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो पहली चीज होती है एब्जॉर्प्शन, कि आपने कोई भी चीज खाई वो आपके इंटेस्टाइन से क्या होती है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद ऐसे ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, स्पेशली अगर हम बात करें जो वाटर है, जैसे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन था, कई बार क्या होता है कि हमारी जो किडनी है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी फिल्टर कर देती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। अब पर्टिकुलरली किडनी में 3 प्रोसेस चलती हैं। फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें छप छन जाता है। दूसरी प्रोसेस आती है टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, जो कि रीनल टिब्यूल में होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि जो भी वांटेड सब्सटेंसेस हैं, मान लो यह है रीनल टिब्यूल, कोई भी चीज़ है, ग्लूकोज है, वाटर है, अगर ये वांटेड है, हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत है, हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये वापस से आपकी ब्लड कैपिलरी में, पेरिटिब्युलर कैपिलरी होती है, फिर वो इंफीरियर वेना कावा, ऐसे करके ब्लड में, तो पर्टिकुलरली इस रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराती हैं किडनी। मीन्स जो आपका वाटर है वो कहीं ना कहीं यूरिन में ना जाके, क्योंकि यूरिन में गया तो वेस्ट हो जाएगा, यूरिन में ना जाके हमारी बॉडी में ही ब्लड में जाता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा मतलब आपका ECF वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स वाटर वॉल्यूम इंक्रीज। वाटर ही बनाता है आपका 90% ऑफ ब्लड, तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगेगा। और अब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कितना कि नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। तो ये था हमारा रेगुलेशन थ्रू ECF वॉल्यूम रेगुलेशन। इसके बाद हम देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एक्चुअल में जो रेनिन भी है ना, एट दी एंड यही चीज़ें हमें देखने मिलेंगी कि ECF वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा, और इसी के थ्रू ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होगा। बट इसमें और भी काफ़ी प्रोसेसेस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, या फिर आप इसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी बोल सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं। तो 2 वर्ड हैं। पहला जो वर्ड है दैट इज रेनिन। अब रेनिन होता है एक एंजाइम।
जो कि किससे सीक्रेट होता है, किडनी के थ्रू, क्योंकि हम किडनी के अंदर का ही मैकेनिज्म पढ़ते हैं। दूसरी चीज है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन जो वर्ड है ये निकला है एंजियोटेंसिनोजिन से, जो कि होता है एक प्लाज्मा प्रोटीन, आपके ब्लड में या फिर आप बोल सकते हो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो इसी से इसका नाम हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि इसी के बाद आगे की जो पूरी प्रोसेस है ना, रेगुलेशन होना है। अब पर्टिकुलरली हम इसका ना पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले एक पर्सन है जिसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है ना, सो देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब ये जो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर है ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देगा किडनी को, या फिर और अगर हम देखें डिटेल में, सो जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, एक किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसे डिटेल में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में करेंगे, जब पर्टिकुलरली किडनी पढ़ेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसे ही आपका जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस या फिर किडनी स्टिमुलेट हुई, ये डायरेक्टली क्या सीक्रेट कर देते हैं, रेनिन, जो कि एक एंजाइम है। और रेनिन का क्या काम होता है, इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजिन इनटू एंजियोटेंसिन 1, जो ये वर्ड आया ना एंजियोटेंसिनोजिन, प्लाज्मा प्रोटीन, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है ये खुद कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, किसके थ्रू या किसकी प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। देखो एंजाइम का नाम ही है, और एंजाइम होते क्या है, बायो कैटेलिस्ट, जो कि जो भी एक ह्यूमन बॉडी है या फिर और भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एंजाइम उन्हें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करे, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब बोलोगे भैया लेकिन ये आया कहां से, तो ये आता है लंग्स से, ACE इज सीक्रेटेड थ्रू लंग्स। तो अब अपने पास क्या आ गया, एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 3 में, किसके थ्रू, एक और एंजाइम रहता है एंजियोटेंसिनेसिस। तो एंजियोटेंसिनेसिस कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 2 इनटू एंजियोटेंसिन 3। अब एंजियोटेंसिन 3 होता है अनस्टेबल, बहुत देर तक इस फॉर्म में रह नहीं सकता, तो ये स्पॉन्टेनियसली मींस बहुत ही जल्दी बिना किसी की हेल्प से खुद ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 4 में। तो ये था पूरा यहां तक का मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसमें पर्टिकुलरली जो एंजियोटेंसिन 1 है ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रहता है, मींस इसका कोई बहुत ज्यादा रोल कॉल नहीं है, तो इसे हम यहां से अलग करते हैं। अब बचे हमारे पास एंजियोटेंसिन 2, 3 एंड 4। अब इनके बहुत सारे फंक्शन है ना, जिस तरीके से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। एक्चुअल में तो हमने यहाँ फिर सिर्फ क्या देखा कि जो स्टिमुलेट है, स्टिमुलेशन किससे हो रहा है, सिर्फ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तभी स्टिमुलेट हो रहा। अगर किसी भी पर्सन में ECF वॉल्यूम डिक्रीज होता है या फिर प्लाज्मा सोडियम कंटेंट जो डिक्रीज होता है, उससे भी आपके जो अपरेटस है ना स्टिमुलेट हो सकता है। स्पेसिफिकली क्योंकि हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं तो हमने सिर्फ ब्लड प्रेशर लिखा। तो अब क्या होगा, इन तीनों ही एक तो चीज ये जो करते हैं दैट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 3 एंड एंजियोटेंसिन 4। पहली चीजें कॉज करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, मींस ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करना, उसे पतला कर देना। ये थी ब्लड वेसल, इसका क्या कॉज करेंगे इस तरीके से, कंस्ट्रिक्शन। अब अगर इस ब्लड वेसल का मान लो यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हुआ, मींस डायमीटर कम हुआ, और हमने पहले ही देखा था कि जो ब्लड वेसल का डायमीटर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। डायमीटर जितना कम होगा ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा, तो जो यहाँ पर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर था वो इंक्रीज के नॉर्मल में जाएगा। ये तो डायरेक्ट एक्शन है। इनका एक और एक्शन रहता है, ये सभी स्टिमुलेट कर देते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स को। अब बोलेगे भाई ये कौन नया बात, एड्रेनल कॉर्टेक्स एक्चुअल में आप बोल सकते हो एड्रेनल ग्लैंड। उसमें भी अगर हम देख रहे हो तो एड्रेनल ग्लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। एक रहता है इनर पार्ट जिसे हम बोल देते हैं मेड्यूला, एड्रेनल मेड्यूला। आउटर वाले को हम बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। इसे एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, क्योंकि ग्लैंड है ना, और ग्लैंड का काम है हार्मोन सीक्रेट करना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक हार्मोन सीक्रेट करेंगी दैट इज एल्डोस्टेरोन या फिर अल्डोस्टेरोन। अब अल्डोस्टेरोन का काम रहता है सीधे किडनी पर, और किडनी के भी रीनल ट्यूब्यूल पे। ये क्या करेगा, इट इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, मींस यूरिन में न जाके बॉडी में ही हम देखें ना पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में आने लगेगा रीनल ट्यूब्यूल से। अब क्योंकि अब हम देखें तो वाटर एक्सक्रीट हो नहीं रहा यूरिन के थ्रू, कहीं ना कहीं बॉडी में ही है,
क्योंकि बॉडी में ही स्टोर हो रहा ECF वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बॉडी में ECF वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा मींस वही ब्लड वॉल्यूम जैसे हमने इससे पहले देखा था, तो क्या होने लगेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो डिक्रीज था वो किस में आ जाएगा, नॉर्मल में। अब पर्टिकुलरली आप लोग इसे पूरे फ्लो चार्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इस चीज को हमें लिखना भी होगा थ्योरी फॉर्म में। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। When there is decreased blood pressure in body, it stimulates the juxtaglomerulus apparatus. This is the part of kidney. When juxtaglomerulus apparatus is stimulated, it secretes an enzyme. This is called as renin. This renin convert angiotensin, क्योंकि ब्लड में रहेगा, so this convert angiotensin into angiotensin 1. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by the help of angiotensin converting enzyme which is secreted from lungs, जो कि लंग से सीक्रेट हुआ। इसके बाद angiotensin 2 is converted into angiotensin 3 by angiotensinase and angiotensin 3 is unstable, so it spontaneously convert into angiotensin 4। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो ना पूरा इसी से। इसके बाद अब इनके एक्शन देखें। So angiotensin 1 is physiologically inactive है, कोई मेजर रोल नहीं है। But angiotensin 2, angiotensin 3 and angiotensin 4 directly cause vasoconstriction, और vasoconstriction होगा तो it directly increase blood pressure. They also act on adrenal cortex, means stimulate the adrenal cortex. When adrenal cortex is stimulated, it secretes aldosterone. एल्डोस्टेरोन किस में वर्क करता है, इट वर्क ऑन द किडनी एंड इंक्रीज द वाटर एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, दिस इन टर्न इंक्रीज ECF वॉल्यूम इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, मींस व्हेन इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीज। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को पूरा थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।